हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है और जल विकास मार्ग परियोजना जिसे हम JVMP बोलते हैं, अर्थगंगा है और शून्य कार्बन उत्सर्जन है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है भारत का अंतर्देशीय जल परिवहन। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं। मैरीटाइम इंडिया विजन MIV 2030 के अनुसार सरकार का लक्ष्य अंतर्देशीय जल परिवहन IWT की हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाना है। अंतर्देशीय जल परिवहन क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले परिचय जानते हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन का तात्पर्य नदियों, नहरों, झीलों और जल के अन्य नौगम्य निकायों जैसे जलमार्गों के माध्यम से लोगों, वस्तुओं तथा सामग्रियों के परिवहन में से जो किसी देश की सीमाओं के भीतर स्थित है। IWT परिवहन का सबसे किफायती तरीका है। विशेष रूप से कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, खाद्यान्न और उर्वरक जैसे बड़े कार्गो के लिए वर्तमान में भारत के मिश्रित मॉडल में 2% की हिस्सेदारी के साथ इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है। IWT के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है, आइए जानते हैं। किफायती परिचालन लागत और अपेक्षाकृत कम ईंधन की खपत और परिवहन का कम प्रदूषणकारी तरीका। परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में भूमि की कम आवश्यकता और परिवहन का अधिक पर्यावरण अनुकूल तरीका। और इसके बाद है, इसके अलावा जलमार्गों का उपयोग नौका विहार और मछली पकड़ने जैसे मनोरंजन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का दायरा और चुनौतियां क्या है, आइए जानते हैं। परिचय क्या है, सबसे पहले जानते हैं। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का व्यापक नेटवर्क है जिसमें नदियां, नहरें और बैक वाटर शामिल है, जिसकी लंबाई 20,000 किलोमीटर से अधिक है। अंतर्देशीय जल परिवहन में यांत्रिक और कार्गो दोनों के लिए परिवहन के एक साधन के रूप में भारत में अपार संभावनाएं है। जल विकास मार्ग परियोजना JVMP के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का प्राथमिक विकास किया गया, जिसमें अर्थगंगा शामिल है और इसमें आगामी 5 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए का आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त होगा। अंतर्देशीय जलमार्ग वर्ष 2070 तक भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चुनौतियां क्या है, आइए जानते हैं। वर्ष भर में कोई नौगम्यता नहीं। कुछ नदियां मौसमी होती हैं और वर्ष भर नौगम्यता प्रदान नहीं करती। चिन्हित 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से लगभग 20 कथित तौर पर अव्यवहार पाए गए हैं। गहन पूंजी और रख रखाव ड्रेजिंग क्या है, आइए जानते हैं। सभी चिन्हित राजमार्गों के लिए गहन पूंजी और रख रखाव ड्रेजिंग की आवश्यकता होती है, जिसका स्थानीय समुदाय द्वारा विस्थापन के भय से एवं पर्यावरणीय आधार पर विरोध किया जा सकता है। इससे कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां खड़ी हो सकती है। जल के अन्य उपयोग, आइए जानते हैं। जल के कई महत्वपूर्ण उपयोग है, जैसे कि जीवन यापन के साथ साथ सिंचाई, विद्युत उत्पादन में उपयोग आदि। स्थानीय सरकार अन्य के लिए इन जरूरतों की अनदेखी करना संभव नहीं है। केंद्र सरकार का विशेषाधिकार क्षेत्र, संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में नामित केवल अंतर्देशीय नदियां शिपिंग और नौवहन के लिए केंद्र सरकार के विशेष अधिकार क्षेत्र के अधीन है। अन्य जल मार्गों में जहाजों का उपयोग नौकायन समवर्ती सूची के दायरे के अंतर्गत आता है या फिर यह संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होता है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले परिचय जानते हैं। यह समुद्री क्षेत्र के लिए 10 वर्ष का खाका है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नवंबर 2020 में मैरीटाइम भारत शिखर सम्मेलन में जारी किया गया था। यह सागरमाला पहल का स्थान लेगा और इसका उद्देश्य जलमार्गों के साथ जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना और भारत में क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। नीतिगत पहले और विकास परियोजनाएं क्या है, आइए समझते हैं। समुद्री विकास निधि 25,000 करोड़ रुपए की निधि जो इस क्षेत्र को कम लागत तथा दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करेगी, जिसमें केंद्र 7 वर्षों में 2,500 करोड़ रुपए का योगदान देगा। बंदरगाह नियामक प्राधिकरण नए भारतीय बंदरगाह अधिनियम पुराने भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 को बदलने के लिए के तहत एक अखिल
अखिल भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, ताकि प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों में निगरानी को समक्ष किया जा सके, बंदरगाहों के लिए संस्थागत कवरेज बढ़ाया जा सके और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए बंदरगाह क्षेत्र के संरचित विकास की व्याख्या की जा सके। पूर्वी जलमार्ग संपर्क परिवहन ग्रिड परियोजना क्या है, आइए देखते हैं। इसका उद्देश्य बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ क्षेत्रीय संपर्क विकसित करना है। नदी विकास निधि, जिसे हम आरडीएफ बोलते हैं, आरडीएफ के समर्थन से अंतर्देशीय जहाजों के लिए कम लागत दीर्घकालीन वित्त पोषण का विस्तार करने और ऐसे जहाजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अंतर्देशीय जहाजों हेतु टन भार कर योजना, समुद्री जहाजों और ड्रेजर पर लागू के कवरेज का विस्तार करने का आह्वान करता है। पोर्ट युल्कों का युक्तिकरण, पारदर्शिता बढ़ाने हेतु शिप लाइनर्स द्वारा लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष शुल्कों को समाप्त करने के अलावा यह उन्हें और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा। जल परिवहन को बढ़ावा, इस शहरी क्षेत्रों की भीड़ भाड़ को कम करने और शहरी परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में जलमार्ग विकसित कर जल परिवहन को बढ़ावा देना। संबंधित सरकारी पहले, आइए देखते हैं। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और सागरमाला परियोजना, जल मार्ग विकास परियोजना, पीएम गति शक्ति, अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021। आगे की राह क्या है, आइए समझते हैं। भारत में बढ़ती आबादी एवं बढ़ते यातायात के साथ अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास न केवल यात्रा के समय को कम करेगा, लोगों तथा वस्तुएं हेतु निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के साथ लागत प्रभावी होगा और प्रदूषण के स्तर को कम करेगा। हम एक ऐसी नीति तैयार कर सकते हैं जो सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के समर्थन, अंतरराज्य समन्वय व परिवहन के अन्य साधनों के साथ एकीकरण को बढ़ावा दे सकती है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।